सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे समुद्र में मछलियों की घटती संख्या के विषय में। समझेंगे कि समुद्र में मछलियों की घटती संख्या हमारे लिए क्यों चिंताजनक है, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों चिंताजनक है। और जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की हेवल नदी के विषय में और समझेंगे कि उत्तराखंड की हेवल नदी क्यों चर्चा में बनी हुई है। आइए हम इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्र में मछलियों की घटती संख्या के विषय। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर एक मैप दिखाया गया। इसको देख पा रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसे एरियाज दिखाई देंगे जो कि समुद्र में हैं, लेकिन वहां पर कलर दिखाया गया। ये जो कलरफुल इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वह स्थान हैं जहां पर दुनिया के सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन होता है। अगर आप इन क्षेत्रों को देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर मछली उत्पादन होता है। उसके बाद आप इंडियन ओशन वाला क्षेत्र देख सकते हैं और अटलांटिक महासागर का क्षेत्र देख सकते हैं। ये जितने एरिया हैं, जितने क्षेत्र हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन क्षेत्रों में किसी न किसी तरह से जो सागरीय जलधाराएं होती हैं, ठंडी और गर्म जलधाराएं, उन दोनों का मिलन होता है। और जिन सागरीय क्षेत्रों में ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है, वहाँ का जो तापमान होता है, वहाँ का जो जल होता है, वह अन्य सागरीय क्षेत्रों से अलग होता है। जैसे कि हम समझाएं आपको कि आपने देखा होगा कि जब गर्म और ठंडे जल वाले क्षेत्र मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कोहरा बनता है। और ये जो कोहरा वाली कंडीशन होती है, यहाँ पर जो जल होता है उसमें एक खास प्रकार के प्लैंकटन अर्थात सूक्ष्म आकार के जो पौधे होते हैं, जीव होते हैं, उनका विकास होता है। और ये जो प्लैंकटन होते हैं, ये मछलियों के आहार के मुख्य स्रोत होते हैं। इसी के कारण आपने देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में सागरीय जल धाराओं का जो तापमान है, वह जो कि लगभग मिला जुला होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, वहाँ पर मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो ज़्यादा पौष्टिक होती हैं और उनकी वैश्विक डिमांड ज़्यादा है। और इसी के कारण ये जितने क्षेत्र देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर क्या होता है, मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है। अब थोड़ा दूसरे एंगल से देखिए। अब देखिए थोड़ा सा एशिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों के नाम पर सागर ज़्यादा है। और इन सागरीय क्षेत्रों में जो सागरीय संसाधन मिलते हैं, जिसमें फिशरिंग अर्थात मत्स्य वाले जो क्षेत्र हैं, उनका उपयोग जो है कि खाद्यान्न के फूड हैबिट के रूप में काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से आप यूरोप के अगर पश्चिम में देखें या फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम में देखें तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा यहाँ की आबादी की बहुत बड़ी निर्भरता जो सागरों में मिलने वाली मछलियाँ हैं, इन पर निर्भर है। और इस तरह से अगर अब देखें हम, तो हमें पता चलेगा कि वैश्विक रूप में लगभग हर जगह मछली का उत्पादन जरूर हो रहा है, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन ये जो मछलियां हैं सागर में, जब ये सागर में रहती हैं तो कई प्रकार की सेवाएं देती हैं। जैसे कि हम देखें, आपने देखा होगा कि यदि कोई जंगलीय क्षेत्र है, उस जंगलीय क्षेत्र में से जो शाकाहारी जीव अगर समाप्त हो जाएं तो उस पर निर्भर मांसाहारी जीव समाप्त हो जाएंगे। या कोई ऐसा जंगली क्षेत्र है या कोई घास का मैदान है, अगर वहाँ की वनस्पतियां, घास या जो पेड़ पौधे हैं वह सूख जाए तो उन पर निर्भर जो जीव है वह समाप्त हो जाएंगे। ठीक यही कंडीशन मछलियों के संदर्भ में। मछलियां क्या करती हैं, पूरे जो समुद्री इकोसिस्टम है उसको स्वच्छ रखती हैं, साफ रखती हैं और उसकी उत्पादकता को बनाए रखती हैं। कई तरह की अशुद्धियों को शुद्ध करती हैं और वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करती हैं।
लेकिन क्या होता है कि जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हम छोटी बड़ी सभी मछलियों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जिन जालों का सहारा लेते हैं, जिन पानी के जहाज़ों से हम मछली पकड़ते हैं, उनके लिए यह इशू नहीं होता कि मछलियाँ कैसी फंस रही। स्वाभाविक है, जब मछलियाँ ये ऐसी पकड़ी जाएंगी जो अभी मैच्योर नहीं हुई हैं, जो छोटी हैं, जिन्होंने अपना प्रजनन नहीं किया है, तो ऐसे में क्या होगा, जब छोटी छोटी मछलियाँ भी जाल में फंसने लगती हैं तो वह मछलियां अपना जो पुनर्उत्पादन है वह प्रजनन नहीं कर पाती और धीरे धीरे मछलियों की संख्या घटने लगती है। मछलियों की संख्या घटने से समुद्र में क्या होता है, प्रदूषक तत्व ज्यादा होने लगते हैं, वहाँ के जो प्लैंकटन है, वहाँ की जो पूरा इकोसिस्टम है वह प्रभावित होने लगता है और इस तरह से कई तरह के निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब जितनी मैंने चीजें बताया इनको फिर से हम समझेंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट का सहारा लेते हैं जिससे आपको कुछ फैक्ट मिले, नहीं तो आपको लगेगा कि हम कहानी सुना रहे हैं। हमारी धरती के 2/3 हिस्से पर आपको पता है समुद्र का विस्तार है, अर्थात स्थलीय क्षेत्र का जो अनुपात है वह काफी कम है, सागरीय क्षेत्र ज्यादा है। और दुनिया के जो हमारे समुद्री इलाके हैं उसके 55% भाग पर क्या होता है, मछली पकड़ा जाता है, अर्थात लगभग अधिकांश क्षेत्रों में हम मछली पकड़ते हैं। और ये जो मछली पकड़ने का कार्य होता है, अगर इसकी तुलना हम जो जमीन पर खेती से करते हैं तो उससे करें तो हमें पता चलेगा कि जितने एरिया में, लैंड वाले एरिया में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, उससे 4 गुना अधिक क्षेत्र पर क्या होता है, मछली का उत्पादन होता है। लेकिन हमने कभी उसको इस रूप में नहीं देखा होगा, अर्थात उसके महत्व को हमने बहुत बारीकी से नहीं देखा होगा, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि आखिर वो कितना महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 1/3 सागरों में इस समय जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ी जा रही। जरूरत से ज्यादा मछलियों को पकड़ने का मतलब यह है कि हर समुद्री क्षेत्र में जो वहां की मछलियों की उत्पादकता है वह लगभग लगभग निश्चित है। आप खुद समझिए कि आपके पास, घर के पास एक तालाब है, उसमें से आपको मछली पकड़ना है और आप एक दिन जाते हैं और पूरा 1 ट्रक मछली पकड़ लाते हैं, तो क्या अगले 1 महीने या 1 साल के लिए वहां मछली बचेगी? मछलियां वहां पर तभी बनेंगी जब मछलियां अपना पुनर्उत्पादन कर सकें, प्रजनन करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हम इस समय ओवर फिशिंग कर रहे हैं। या ओवर फिशिंग किस लिए कर रहे हैं, एक तो हमारी डिमांड बढ़ी है, दूसरा जो मछलियों का प्रजनन काल है उसमें परिवर्तन आया है। हमने छोटी मछलियों को पकड़कर प्रजनन के लिए क्या कर दिया, उनको रोक दिया, उनको मार दिया। और साथ ही साथ जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, इससे भी क्या हो रहा है, कई तरह के बदलाव देखे जाए और इससे मछलियों की संख्या क्या हो रही, घट रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ही कहती है कि दुनिया भर में मछलियों का जो कुल उत्पादन है 2018 में 17.9 करोड़ टन रहा। आप समझ सकते हैं आंकड़ा कितना जाना। इसमें से 8.2 करोड़ टन मछलियां एक्वा कल्चर यानी फिश फार्मों में पैदा की गई थी, अर्थात जैसे आपने देखा होगा तालाब में, नदी वाले क्षेत्रों में हम जो है कि मछलियों को उत्पादित करते हुए, और बाकी जो मछलियां हैं ये महासागरों, नदियों और झीलों वाले क्षेत्रों में पकड़ी गई। अर्थात जो कृषि के रूप में आपने देखा होगा कई लोग कृषि का भी कार्य करते हैं मछली को पाल, तो मछलियों का जो पालन हो भी क्या होता है, कृषि के अंतर्गत ही आता है। इसको हम एक्वा कल्चर बोलते हैं और इसका जो रेशियो है कम है, महासागरों में, सागरीय क्षेत्रों में जो मछलियां पकड़ते हैं उसका ज्यादा है। दुनिया भर में मछलियों की जो खपत है वह 1961 से लेकर 2016 के बीच प्रति साल क्या हो रहा है, 3.2% की वृद्धि इसमें देखी जा रही। अर्थात खपत में क्या हुई है, काफी वृद्धि हुई। जबकि इसी समय अगर हम जनसंख्या देखें, अर्थात 1961 से लेकर 2016 तक, तो जनसंख्या की जो औसत वैश्विक वार्षिक वृद्धि है वह 1.6 है, लेकिन जो मछलियों की खपत है वह क्या है, 3.2। इससे क्या पता चलता है कि हम मछलियों का उपभोग क्या करने लगे, ज्यादा करने लगे। 2015 में विश्व स्तर पर जानवरों में मिलने वाले प्रोटीन में मछलियों की हिस्सेदारी लगभग कितनी है, 17 से 18% रही है। तो अब देखिए जितना हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है विश्व में, जो कि हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं, उसमें मछलियों की हिस्सेदारी 17 से 18% है। आप समझ सकते हैं मछलियों का कितना ज्यादा उपभोग करते हैं। कुछ देशों में तो प्रोटीन के लिए मछलियों का जो उपभोग है वह 50% तक है,
जैसे कि आप बांग्लादेश को ले सकते हैं, श्रीलंका को ले सकते हैं, इंडोनेशिया ले सकते हैं, चाइना का जो पूर्वी क्षेत्र है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आपकी मछलियाँ ही हैं। चीन मछलियाँ पकड़ने में सबसे आगे है और दुनिया के लगभग 1/3 मछली का यह उत्पादन खुद करता है। चीन कुल उत्पादन का 2/3 घरेलू स्तर पर और बाकी का हिस्सा क्या करता है, समुद्री इलाके से पकड़ता है। अर्थात समुद्र के साथ साथ वह अपना जो इनर वाटर वे है या फिर जो अंदर के जलीय क्षेत्र हैं वहां से भी मछली बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ता है। मछली और मछली से बनी दूसरी चीजों के निर्यात में चीन वर्ष 2016 में दूसरे स्थान पर रहा और पहले स्थान पर है यूरोपीय संघ। अगर आपने ब्रेग्जिट का मुद्दा देखा होगा तो ब्रेग्जिट जो डील हुई उसमें मछलियों को लेकर भी डील हुई, क्योंकि वहां पर मछलियों का जो उत्पादन है, पकड़ने का कार्य है, वो बहुत बड़े स्केल पर होता है। भारत जो है कि मछलियों के उत्पादन में 7वें स्थान पर है, महासागरीय जो है कि मछलियों के उत्पादन। चीन के तट से लगते इलाकों और उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के सागर में बड़ी संख्या में मछलियां मिलती हैं और ये जो मछलियां मिलती हैं, इन मछलियों को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है और इनको फिर जो है कि कई तरह की प्रोसेसिंग करके इनको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाता है और फिर बेचा भी जाता है। चीन न सिर्फ अपने सागरवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ता है बल्कि उसके जहाज मछली पकड़ने के लिए अफ्रीका के जो है कि देशों में, अर्जेंटीना अर्थात दक्षिणी अमेरिका के देशों तक जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इंडियन ओशन, अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्रों और जो है कि प्रशांत महासागर के सभी क्षेत्रों में मछली पकड़ने का काम इस समय चीन के द्वारा किया जा रहा है और इसी के कारण वहां पर जो फिशरिंग इंडस्ट्री है तेजी से बढ़ी। ग्लोबल फिशिंग वॉच ने बीते 5 साल के आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया है कि चीन के पास मछली पकड़ने का दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है। और हम सोचिए, हम लोग क्या है सोचते हैं कि किसी क्षेत्र में हम चीन को पीछे छोड़ रहे हैं, तो हमने क्या किया है, हर क्षेत्र में जो है कि बढ़त हासिल। हमें यही समझना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक चीज, दो चीजों पर निर्भर नहीं होती, हमें हर क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिलाकर चीन के पास जो मछली पकड़ने का बेड़ा है सबसे बड़ा है और इसमें 2500 से ज्यादा बड़े जहाज शामिल हैं। आप समझ सकते हैं संख्या कितनी बड़ी। इस समय सागरों और महासागरों में अति मत्स्यन हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही। जिस तरह से हमने चाइना के संदर्भ में देखा, यही बात जो है कि इस समय कनाडा पर, यूके पर, यूएसए पर भी लागू होती है, जापान पर भी लागू होती है, फिलीपींस, मले और जो है कि लागू होती है, इंडोनेशिया पर भी लागू होती है। हर जगह ओवर फिशिंग की घटना हमें देखने को मिल रही है। और इसी में एक शब्द जुड़ता है और वह है मछलियों की संख्या घटने के संदर्भ में बायो कैच। बायो कैच का मतलब यह है कि जो जाल फेंका गया मछलियों को पकड़ने के लिए, तो उसमें सिर्फ मछलियां नहीं आती, उसमें केकड़े, उसमें जो है कि कई तरह के अन्य जीव आते हैं जिनका हम भोजन में प्रयोग नहीं करते, लेकिन वो भी क्या हो गए, मछलियों के साथ वो भी शिकार हो जाते हैं, वो भी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको बोला जाता है बायो कैच। बायो कैच अगर ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, न सिर्फ जो छोटी मछलियां भी इसमें बायो कैच का शिकार हो रही हैं, क्योंकि बायो कैच का मतलब क्या है कि वह जीवों का जो है कि मर जाना, पकड़ में आ जाना, जो कि क्या है हमारे लिए उपयोगी नहीं। तो अगर छोटी मछलियां आती हैं, जो है कि कछुए आते हैं, दूसरे जीव आते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ का जो मैरीन इकोसिस्टम है, समुद्री इकोसिस्टम, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और हर साल औसतन 3 करोड़ टन बायो कैच होता है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम 17 से 18 करोड़ टन पकड़ते हैं तो उसमें से 3 जो करोड़ टन है वो बायो कैच होता है। अर्थात हमने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया, अपने लिए इसको पकड़कर और फिर इसको क्या करते हैं, बर्बाद करके हम उसी समुद्र में फेंक देते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना ये जो है कि घटना जो है चिंताजनक है। इस समय बड़ी मात्रा में गैर कानूनी भी फिशिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि मछलियों को उन क्षेत्रों में, उन समयों में और उन लोगों के द्वारा भी पकड़ा जा रहा है जिनको नहीं पकड़ा। अब कहेंगे लोगों का मतलब क्या है, तो लोगों का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए मछलियां उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्या होता है कि चाइना के विषय में अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी में क्या करता है, प्रवेश करके दूसरे देशों की मछलियों को भी पकड़ता है और मछलियां पकड़ कर क्या करता है, वह मछलियों का अवैध व्यापार करता है।
अति मत्स्यन से अर्थात ओवर फिशिंग से बहुत बड़ा जो योगदान है वो सरकारों का भी है। दरअसल अधिकांश देश क्या करते हैं, मछली उत्पादन के को बढ़ावा देने के लिए अपनी कंपनियों को सब्सिडी भी देते हैं, अर्थात अधिक उत्पादन करो, अधिक सब्सिडी पाओ। और ऐसा करने में चीन भी आगे है, अमेरिका भी आगे है। और इसी के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा मछली वो पकड़ा जाता है और इस ओवर फिशिंग से जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है वो डैमेज होता है। WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 20 साल से यह प्रयास कर रहा है कि इस सब्सिडी पर रोक लगाई जाए, लेकिन इसे लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं है। सर्वाधिक जो सब्सिडी दी जाती है चाइना के द्वारा दी जाती है, इसके बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका का स्थान आता है। ओवर फिशिंग से महासागरीय इकोसिस्टम पर न सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, बल्कि जो आने वाले समय में क्या हो रहा है, खाद्य संकट भी उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे स्थलीय क्षेत्र हैं वह सीमित हैं, आने वाले समय में जो महासागरीय संसाधन है उन पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है और हम लोग अधिक मछलियों को खा भी रहे हैं। इस समय जो कोस्टल एरिया जहां पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व भी पाया जाता है, वहां पर मछलियों का उपभोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। और जब मछलियां ही नहीं होंगी तो उनका जो फूड हैबिट है वो प्रभावित होगा और हमारे पास अनाज इतना हो भी नहीं रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दुनिया भर के कई करोड़ लोगों को यह क्षेत्र क्या करता है, रोजगार देता है। मछलियों की घटती संख्या न सिर्फ खाद्य संकट के लिए जो है कि चिंताजनक है, प्रोटीन के लिए चिंताजनक है, विटामिन के प्राप्ति के लिए चिंताजनक है, बल्कि यह आय के पर भी क्या करेगा, निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इस पर आजीविका के लिए कई करोड़ लोग निर्भर हैं। और इसमें अगर देखें तो आपको जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 14% महिलाएं, 14% महिलाएं इस पर निर्भर हैं और उनके ऊपर भी क्या होगा, खाद्य संकट या आजीविका का संकट उत्पन्न होगा। दरअसल हो क्या रहा है कि बदलते खाद्य आदतों के कारण हमारी जो मछलियों की मांग है वो तेज हुई है और इसके कारण जो है कि हमने मछलियों का उपभोग बढ़ाया। कारण ये भी है कि कई ऐसे रिसर्च में ये कहा गया है कि मछलियों में पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। जो लोग इनका उपभोग करते होंगे उनको पता होगा, है ना। तो मछलियों में 70 से 80% तो पानी होता है, लगभग 13 से लेकर 22% तक प्रोटीन होता है, 1 से लेकर 3.5% तक खनिज पदार्थ होते हैं, कुछ मात्रा में फैट भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा, सल्फर, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, मैग्नीज आदि जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण कई तरह के रिकमेंडेशन कई रिसर्च ग्रुप के द्वारा, कई हेल्थ वर्कर्स के द्वारा यह दिया जाता है कि आपको मछलियों का उपभोग करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 में मछली की जो खपत है वर्तमान 20 से 22 करोड़ जो है कि टन का होगा, अर्थात अभी हम लगभग 17 से 18 करोड़ टन जो है कि उत्पादन करते हैं, लेकिन 2030 तक क्या होगा, 20 से 22 करोड़ टन होगा। और इसके लिए जरूरी है कि जो मछलियों की घटती हुई संख्या है उसको हम रोकें और मछली उत्पादन में भी क्या करें, हम सस्टेनेबल एक्वाकल्चर या फिर मछलियों के उत्पादन में भी हम धारणी अप्रोच, सस्टेनेबल अप्रोच को अपनाने की जरूरत है। इस समय मछलियों की जो वैश्विक खपत होती है वह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग 20 किलोग्राम है, जो कि 2030 तक 20 से लेकर 22 किलोग्राम हो सकता है, अर्थात इसमें 21 से लेकर 22 किलोग्राम हो सकता है, अर्थात 1 से किलो से लेकर 2 किलो की वृद्धि होगी। जनसंख्या भी बढ़ेगी। इससे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में यह मछलियों की घटती संख्या हमारे लिए किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से चिंताजनक है। इसके कई डायमेंशन हो सकते थे, लेकिन उसमें जाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की हेवल नदी के विषय में। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक जिला दिखाया गया है, टिहरी गढ़वा। अब देखिए उत्तराखंड से एक काफ़ी बड़ी खबर आ रही है जिसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर समझ लीजिए जो वीडियो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं हेवल नदी, लेकिन उत्तराखंड में आज जो त्रासदी हुई है उसके विषय पर भी मैं अलग वीडियो से रात में आपसे बात करूंगा। अब देखिए जो टिहरी गढ़वाल है यहीं की एक नदी है, इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा और उसके बाद एक और जो है कि इसको देख लीजिए। अब आप देख रहे हैं यह एक पर्वतीय क्षेत्र है। इन पर्वतीय क्षेत्रों से छोटे छोटे जल की धाराएं निकलती हैं और ये जल धाराएं छोटी छोटी मिलकर क्या करती हैं, बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती हैं। और ऐसे ही जल धाराओं का ये जो छोटे छोटे आपको जल स्रोत दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से क्या होता है, नदियों का निर्माण होता है। अगर ये जल धाराएं सूख जाएंगी तो नदियों का भी अस्तित्व भी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नवंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में
लगभग 968 ग्लेशियर और लगभग 1253 जो है कि ग्लेशियर झीलें हैं, अर्थात ग्लेशियर भी ज़्यादा हैं, झीलें भी ज़्यादा हैं। उत्तराखंड में न सिर्फ ग्लेशियर की संख्या ज़्यादा है बल्कि यहाँ से अनगिनत नदियों की भी उत्पत्ति होती है। इसके बावजूद उत्तराखंड के कई जिले जल अभाव और जल संकट का सामना करते हैं गर्मियों के मौसम में। जी आपने सही सुना, यही जो है कि राज्य जहाँ से कई नदियों की उत्पत्ति होती है। आपने सुना होगा कई बड़े ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं। ये गर्मियों के समय जल संकट का सामना करता है और इसी प्रकार के जल का संकट सामना करने वाला एक जिला है जिसका नाम है टिहरी गढ़वा। इसका प्रशासनिक मुख्यालय नई टिहरी है। यहाँ के प्रमुख कस्बों और ब्लॉकों में गर्मी के समय टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। जो लोग उत्तराखंड से होंगे इस चीज को आसानी से समझ सकते होंगे, विजुलाइज कर सकते होंगे। इस जिले की जनसंख्या और इसका क्षेत्रफल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और यह जो जिला है इसको आप देख रहे हैं तो यह एक हिमालयी क्षेत्र में आने वाला जिला है और यहाँ पर कई आपको पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देंगे, घाटियाँ दिखाई देंगी और इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों से छोटी बड़ी कई जो है कि जल स्रोतों की उत्पत्ति होती है। उत्तराखंड में 90% जो पीने का पानी का सप्लाई है इन्हीं, जैसे हमने स्क्रीन में आपको दिखाया, इन्हीं प्राकृतिक झरनों या पानी के छोटे छोटे स्रोतों से होती है, जिसमें तेजी से जल स्तर क्या हो रहा है, घट रहा है, या फिर जो झरने हैं या जो जल के स्रोत हैं जिनसे मिलकर नदियों का निर्माण होता है वह क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं और इसके कारण जल संकट बढ़ रहा है। सुरकुंडा जो पहाड़ी क्षेत्र है टिहरी जनपद में पश्चिमी भाग में 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसी सुरकुंडा पहाड़ी पर क्या है, सुरकुंडा मंदिर भी है जो कि काफ़ी फेमस है। अब यह जो सुरकुंडा पहाड़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पर घने जंगल आपको दिखाई देंगे, पर्वतीय क्षेत्र है और इस मंदिर के समीप वाले घने जंगलों से ही क्या होता है, एक जो है कि नदी निकलती है। और नदी क्या कहें कि यहाँ जो ये जंगली क्षेत्र है, सुरकुंडा मंदिर का पहाड़ी क्षेत्र का जो समीप वाला क्षेत्र है, यहाँ से हेवल नदी की उत्पत्ति होती है। और हेवल नदी कैसे बनती, कैसे, दरअसल यह जो जंगल क्षेत्र है, यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसमें से छोटे छोटे जो जल के जो है कि स्रोत होते हैं, जो झरने होते हैं, यह निकलते हैं और यह सब मिलकर क्या करते हैं, हेवल नदी का निर्माण करते हैं। और पहाड़ों में होता क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, वर्षा के समय जल को संचित कर लेते हैं और फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे उसको रिचार्ज करते हैं। और इन्हीं से की वजह से क्या होता है, धी आपने देखा होगा छोटी छोटी जलधाराएं वहां पर निकलती, ऐसी ही जलधाराओं से मिलकर क्या बनी है, हेवल नदी बनी है। और यह जो हेवल नदी है इस समय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। यह जो नदी है, जैसा कि हमने बताया, सुरकुंडा पहाड़ी क्षेत्र में कई छोटे छोटे जल स्रोतों से मिलकर बनती है और शिवपुरी में जाकर गंगा में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है और इस पर प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख लोग निर्भर हैं। बढ़ती आबादी और उसके विकास कार्यों ने इस नदी का लगभग अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए थे, पहाड़ों में रास्ते बनाने के लिए तोड़ा गया था, उनके मलबा को घाटी में फेंक दिया गया, जगह जगह जो झरने थे वहाँ पर जो है कि कुछ फेंक दिया गया या फिर वहाँ पर जो पेड़ थे उनको काट दिया गया। और इसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो जल के प्राकृतिक स्रोत थे वो सूखने लगे। जलवायु परिवर्तन का भी यहाँ पर एक रोल देखा जा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे बारिश भी कम हुई है और बारिश कम होने के कारण और जो पेड़ों की कटाई के कारण छोटे छोटे जल स्रोतों के अवरुद्ध होने के कारण यह जो नदी है इसमें पीने की भी पानी की किल्लत है, अर्थात यहाँ पर जो नदियाँ हैं वह अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज से 50 साल पहले यह नदी किसी भी प्रकार से किसी भी मुख्य नदी से कम नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नदी जो है कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ कुछ समय से इस नदी को, कुछ समय से मतलब लगभग 2 से 3 साल से यहाँ पर इस नदी को संरक्षित और पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके अब सकारात्मक परिणाम देखने लगे हैं। और इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो नदी छोटे छोटे झरनों से मिलकर बनी थी, जब उसका अस्तित्व बचाया जा सकता है, उसमें जल के स्तर को बढ़ता
हुआ देखा जा सकता है तो बड़ी नदियों को भी हम बचा सकते हैं। यहाँ पहले चरण में उन स्रोतों की पहचान और संरक्षण किया गया जिनसे यह नदी निर्मित होती है, अर्थात छोटी छोटी जो जलधाराएं हैं, जो जल स्रोत हैं जो कि अवरुद्ध हो गए थे, फंस गए थे या वहाँ पे मलबा डाल दिया गया था, उनको खोला गया, उनकी सफाई की गई और यहाँ के जो जल हैं उनको नदी तक पहुँचाया गया। और इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो नदी है उसमें जो जल की मात्राएं बढ़ने लगी। इसके लिए खास कार्य यह किया गया कि जल स्रोतों को ढाल के अनुरूप विकसित किया गया। कई बार आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा जल का स्रोत है, जैसे नाले के रूप में आपको दिखाई देगा, वह बह रहा था, आपने उसके सामने कुछ बना दिया या कुछ वहां पर रख दिया या फिर आपने कुछ वहां पर कूड़ा कर कोई किसी प्रकार का मलबा, तो दूसरे रास्ते से क्या होता है, पानी धीरे धीरे फ्लो करता है और मुख्य नदी तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए यहाँ पे ढलान के अनुरूप जो जगह जगह छोटे छोटे स्रोत थे उनको क्या किया गया, नदी तक पहुंचाया गया। और यहाँ पर स्प्रिंग सेड मैनेजमेंट और स्ट्रीम सेड मैनेजमेंट के माध्यम से पूरे लैंडस्केप का प्रबंधन किया गया। इसको समझिए। अब देखिए दो शब्द हैं, स्प्रिंग और दूसरा है स्ट्रीम। तो स्प्रिंग का मतलब है छोटे छोटे जो जलधाराएं हैं जिसमें अगर आपको एक गिलास पानी भी भरना हो तो लगभग 1 2 से 3 मिनट लग सकता है। ऐसे जो स्प्रिंग थे उनको भी पहले मैनेजमेंट किया गया और इसी के साथ जो बड़े बड़े नाले थे उनका मैनेजमेंट किया गया। और मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ के जो पूरी भू आकृति है उसमें बिना परिवर्तन किए उस जल को क्या किया गया, नदी तक पहुँचाया गया। और इससे वहां के जल स्तर में और नदी के जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है। यह स्प्रिंग छोटे छोटे तालाबों को जोड़ दिया गया। स्प्रिंग मतलब जो छोटी छोटी जलधाराएं उनको क्या कर दिया, तालाबों से जोड़ दिया, जिससे लोगों को अब नदी तक भी जाने की जरूरत नहीं है। वह तालाब में पानी भर जाता है और जब तालाब में पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर नदी में पहुंच जाता है। इससे यहाँ के लोगों की जो आजीविका है उसमें सुधार आया है। उनको पानी के लिए जो 2 2 घंटे 3 3 घंटे का सफर करना पड़ता था अब वह जो है कि आसान हो गया है। और इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर न सिर्फ जो है कि जल की आपूर्ति हो रही है बल्कि आजीविका और संभावनाओं का भी विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से क्या हुआ था, पहले माइग्रेशन प्रारंभ हो गया था, लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जा रहे थे, अब लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया है। कारण यह है कि अब उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो जल है वह उनको मिलता रहे। आई होप समझ सकते होंगे कि नदियों का जो महत्व हमारे लिए कितना ज़्यादा है और यह नदी क्यों चर्चा में बनी हुई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।